जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शोभित। आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी के सभी एग्जाम्पल को। इस वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न वाले को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण जो है दोस्तों, वो लिखा है कि हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है और हमें यहाँ पर प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी भी एपी का जो भी पहला टर्म लिखा होता है, जो भी पहली संख्या लिखी होती है, वो क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद होता है। यानी कि यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 3/2। और सार अंतर क्या हो गया दोस्तों, कोई भी दो पद आप उठाओ, आगे में से पीछे वाला घटा दो तो आपको डी मिल जाएगी। इसमें से ये घटा तो भी डी मिलेगा, इसमें से ये घटा तो भी आपको डी मिलेगा। चलो हम इससे बताते हैं डी कैसे निकलेगा। देखो डी बराबर दोस्तों हो गया -3/2। मैं ये वाला पद ले रहा हूं और इससे पीछे वाला पद है दोस्तों ये वाला, माइनस करूंगा इस वाले पद को, तो -1/2 है नेक्स्ट पद, प्रीवियस पद। तो इन दोनों का आपस में हमने घटा दिया, माइनस माइनस दोस्तों 2, ये हो गया प्लस 1/2। जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कैसे भी लो, ए और डी का मान दोस्तों यही आएंगे। अब जो नेक्स्ट उदाहरण है उसमें लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन एपी हैं, यदि इनमें से एपी हैं तो अगले दो पद भी लिखिए। हम जानते हैं दोस्तों एपी ज्ञात करने का केवल एक ही तरीका है कि उनका जो भी क्रमागत पद है, जो भी उनका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि दोस्तों डी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्रमागत पदों के अंतर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डी बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। तो पहला जो लिखा हुआ दोस्तों देखो, 10 में से 4 गया तो 6, 16 में से 10 गया तो 6, 22 में से 16 गया तो वापस दोस्तों 6। इसका मतलब दोस्तों पक्का ये क्या है, एपी है। तो इसके नेक्स्ट पद क्या हो जाएंगे, अब देखो सभी का अंतर 6 आ रहा है। इसका मतलब आगे में भी आप 6 जोड़ दो तो आपको अगला पद मिल जाएगा। 22 + 6 दोस्तों किया तो आपको क्या मिलेगा, अपने आप आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पद 28। और इससे अगला पद ज्ञात करना है, 28 में और 6 जोड़ दो आप तो आपको मिल जाएगा दोस्तों ये 34। ये दोस्तों इसका नेक्स्ट पद हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं कि ये जोड़ रहे हैं, हमको पता है कि कोई भी एक फिक्स संख्या होती है वो जोड़ने पर एपी बनती है। यानी फिक्स संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सार अंतर बोलते हैं, डी। हमें यहाँ पर पता चल गया कि इनका सबका सार अंतर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए सभी के अंदर 6 जोड़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पद अपने आप मिलता जाएगा। अब दोस्तों जैसे अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसके अंदर देखिए -1 का -1 किया तो देखो दूसरा पद दोस्तों है -1, पहला पद दोस्तों है प्लस का 1। इनको जब सॉल्व किया तो माइनस का 2। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए तो भी वापस आ रहा दोस्तों -2। कैसे आएगा आप देखिए यहाँ पर, -1 माइनस तो अपने फॉर्मूले का और -1 लिखा, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया तो भी -2 आ रहा है। इसी प्रकार आगे दोनों को घटाए तो भी -2 आ रहा है। यानी कि फिर एक बार ये दोस्तों क्या होगी, एपी बन गई। तो दोस्तों देखिए अंतर कितना आ रहा है, अंतर आप देख रहे हैं कि -2 आ रहा है, यानी सार अंतर दोस्तों हो गया -2। यानी आगे और हमें नेक्स्ट पद निकालना है तो -2 अब जोड़ दीजिए। यानी कि -5 के बाद हमें निकालना है तो -5 में -2 जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब दोस्तों प्लस क्या जोड़ना है, -2, तो -2 लिख दिया। अब इसका ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे तो हम जानते हैं कि -2 हो जाएगा और -5 -2 हो गया दोस्तों माइनस का 7। इस प्रकार जो नेक्स्ट जो पद होगा दोस्तों -7, और इससे आगे जाना तो -2 और जोड़ दो तो दोस्तों आ जाएगा -9। इस प्रकार पहला और दोनों के दोनों क्या दोस्तों, एपी है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, हमें चेक करना है कि यह सार अंतर समान आ रहा है। अगर समान आएंगे तो हम बोलेंगे एपी है। तो देखो दोस्तों दूसरा पद है 2, पहला पद दोस्तों वापस है -2, माइनस माइनस दोस्तों हो गया प्लस, तो 2 + 2 दोस्तों हो जाएगा ये 4 हो गया। यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर 4 आ गया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो तीसरा पद है -2, दूसरा पद है दोस्तों वापस 2, लेकिन इनको जोड़ने पर तो माइनस का 4 आ रहा। आप देख रहे इधर प्लस का 4 आ रहा है, इधर माइनस का 4, यानी समान ही नहीं आया। तो दोस्तों ये जो है तीसरा क्वेश्चन ये एपी नहीं है। अब दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट घटाते रहो आपको पता चल जाएगा। 1 में से 1 किया 0, 1 में से 1 किया 0, 2 में से 1 किया तो दोस्तों 1 आ गया। इसका मतलब सार अंतर समान यहाँ भी नहीं आ रहा, इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो गया, एपी नहीं है। एपी है तो आगे वाले हम पद ज्ञात करेंगे, नहीं है तो मना कर देंगे। तीसरा जो उदाहरण है दोस्तों वो दे रखा है, एपी हमें दे रखी है और हमें दोस्तों पूछा है 10वां पद ज्ञात करो। हम जानते हैं ए एन का सूत्र हमारे पास होता है दोस्तों a + n - 1 × d होता है। अब a क्या होता है, प्रथम पद दे रखा है दोस्तों 2, यानी कि a बराबर दे रखा है 2। और सार अंतर क्या होता है, कोई भी दो क्रमागत पदों को घटा लो। जैसे हमने 7 में से 2 घटाया तो दोस्तों आ गया 5, यानी d बराबर हो गया 5। अब कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, इसलिए n बराबर 10 लेंगे।
सभी के सभी यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें दोस्तों 47 मिल जाएगा, यानी कि ए 10 बराबर दोस्तों क्या हो गया दोस्तों 47, यानी कि 10वां पद दोस्तों हो गया 47। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एपी हमें दे रखी और हमें पूछा कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण अपना उत्तर दीजिए। हमें दोस्तों इसका उत्तर भी देना है। सबसे पहले जो एपी दे रखी प्रथम पद सार अंतर वगैरह सब लिख देते हैं। देखो ए बराबर 21 लिख दिया, सार अंतर भी यहाँ पर लिख दिया। हमें पूछा है कौन सा पद -81 है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि एनवा पद है, वो मान लेते हैं दोस्तों एनवा पद जो है वो है -81। अब हमें यहाँ पर एनवा पद बोला है तो फिर ए एन होता है एनवा पद, तो यानी कि ए एन दोस्तों क्या हो गया -81। एनवा पद यानी कि एन हमें ज्ञात करना है दोस्तों कि कौन से नंबर पर वो पद आ रहा है, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर एन ज्ञात करना है। तो ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर में -81 चलने देंगे। तो दोस्तों देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन की जगह -81 और इसकी जगह ये सब के सब मान रखेंगे, हमें ये मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या निकालना, एन का मान, तो -3 वाला जो है इधर भेजेंगे, तो फिर दोस्तों ये गुणा में है, गुणा वाला कहाँ जाएगा दोस्तों भाग में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा -105 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 35, यानी कि दोस्तों 35वां पद जो होगा दोस्तों, यानी कि ए 35 होगा, वो होगा -81 हो जाएगा। इसके अंदर साथ एक और प्रश्न पूछा था हमें दोस्तों कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हम वापस अगेन मान लेते हैं कि माना एन पद शून्य है, तो ए एन बराबर 0 मान कर चलेंगे, वापस फॉर्मूला लगाएंगे, इधर 0 0 चलने देंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है इधर और बराबर में 0 ऐसे कैसे, जब इसको सॉल्व किया तो एन बराबर दोस्तों 8 आ गया। इसका मतलब क्या दोस्तों, 8वां पद दोस्तों है यानी ए 8 जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब दोस्तों उदाहरण संख्या 5 से देख लेते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद दोस्तों 9 है, यानी कि तीसरा पद का मतलब दोस्तों A3 दे रखा है 5 और ये 7वां पद दे रखा है दोस्तों 9 दे रखा है। हमें एपी बनानी है, एपी ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें पहला पद पता होना चाहिए और एक सार अंतर पता हो तो पूरा का पूरा एपी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों A3 दे रखा है तो A3 का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों an बराबर दोस्तों होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह एक बार हमने 3 रखा तो हमें A3 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या बना, a प्लस एन माइनस 1 यानी 3 में से गया था दोस्तों 2d। इसी प्रकार n की जगह एक बार 7 रखते हैं तो दोस्तों A7 का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखो दोस्तों A7 बराबर a प्लस 7 में से गया तो 6d। अब दोस्तों A3 का मान दे रखा है, A7 का मान दे रखा है, तो A3 की जगह दोस्तों हम क्या रख देंगे इसका मान, तो A3 का मान दोस्तों क्या है देखिए 5, तो 5 रख दिया बराबर में a प्लस 2d ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार यहाँ पर A7 का मान दे रखा है तो A7 की जगह दोस्तों 9 रख दिया, a प्लस 6d ऐसे का ऐसे। हम दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, विलोपन विधि से दोनों को घटाते हैं, सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हमें a और d के दोस्तों मान प्राप्त हो जाएंगे। a का मान दोस्तों यहाँ पर मिला देखिए 3 और d का मान दोस्तों मिला 1। इस प्रकार a का मान और d का मान मिल गया, और a और d का मान अगर मिल जाता है तो हमें पता है पहला पद अगर a है तो आगे वाला पद दोस्तों क्या होगा, d d अब जोड़ते रहो, a प्लस d, इसके अंदर और d जोड़ेंगे तो तीसरा पद, ऐसे हमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहला पद अगर 3 है तो d जोड़ेंगे यानी 1 जोड़ दो तो 4, इसके अंदर एक और जोड़ो तो 5, इसके अंदर एक और जोड़ो तो 6। इस प्रकार हमें ये भी मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्या लिखा है, क्या संख्याओं की सूची दे रखी है, इसके अंदर कोई पद 301 है, अगर है तो वो क्यों है। यानी कि हमें यहाँ पर अगेन वापस वही पूछा है कि n का मान निकालो, यानी कि आपको दे रखा है कि an बराबर दे रखा दोस्तों 301। मान लेते हैं कि n पद जो है 301 है। प्रथम पद यहाँ से देख लेंगे, सार अंतर यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों a2 माइनस a1 किया तो 6 आ गए, यानी कि d बराबर दोस्तों क्या है, ये 6 है। d बराबर दोस्तों क्या आ गया, 6 आ गया। प्रथम पद दोस्तों दे रखा है 5। इसके बाद दोस्तों हमें निकालना है n का मान। an का मान हमने मान लिया 301। अब दोस्तों an का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, a प्लस एन माइनस 1 गुणा में d, और इसका मान दोस्तों 301 ऐसे का ऐसे। अब a बराबर सबके सब वैल्यू लिख देते हैं। a का मान दोस्तों 5, n का मान तो पता नहीं है, d का मान दोस्तों 6 बराबर 301। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये दो को दोस्तों ये आता। अब n का मान दोस्तों यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 302 बटा में 6 जब भाग देंगे तो दोस्तों आता है 151 बटा 3। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि 151 बटा 3 ये तो पूर्णांक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पूरा भाग नहीं जा रहा, ये पॉइंटों में संख्या आएगी।
और पदों की संख्या दोस्तों पॉइंटों में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती, ये प्राकृत संख्या में होगी। 1 2 3 4 10 1000 1200 ऐसे संख्या आएगी, पॉइंटों में कभी संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसा कोई भी n का मान संभव नहीं हो सकता, एपी का पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी पद दोस्तों 301 नहीं है। ये इसका दोस्तों आंसर हो गया। नेक्स्ट जो उदाहरण है दोस्तों 7, क्या बोला है यहाँ पर, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये दोस्तों। कितनी संख्या दोस्तों 3 से विभाज्य है, कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली। तो सबसे पहले हम 2 अंकों वाली संख्या लिख देते हैं। कौन कौन सी 2 अंकों की सूची संख्या जो है हमारे दिमाग में आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे 2 अंकों की संख्या तो शुरू होती है 10 से लगाकर, फिर 11 12, फिर ऐसे चलकर लास्ट में आते हैं 99 तक। 100 तो दोस्तों 3 अंक वाले हो जाएंगे, 100 101, फिर 3 अंक वाले शुरू हो जाएंगे। तो 10 से लगाकर 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है। अब इसके अंदर हमें बताना है कि 3 अंक से किस किस का भाग जाता है। तो 3 अंक से विभाजित जो संख्या है या विभाज्य जो संख्या है वो दोस्तों दोनों कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले 10 में तो जाता नहीं, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, तो 12 लिख देंगे। अब अगली संख्या कैसे पता करेंगे, हमने पता है कि दोस्तों अगर कोई भी संख्या जैसे 3 का चेक कर रहा है कि 3 का भाग किस किस में जाएगा, तो पहली संख्या आप पता कर लो, जैसे 12 पता कर ली। अब इसके आगे 3 3 जोड़ दो तो दोस्तों नेक्स्ट 15 मिल जाएगा। इसके बाद और अगले 3 जोड़ दो तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 18। इस प्रकार आगे हम संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 7 से विभाजित संख्या पूछी होती तो हम पहली संख्या में पता करनी होती, ऐसे एक एक चेक करते किसमें 7 का भाग जाता है, तो हम बोलते 14 में। अब आगे निकालने के लिए केवल 7 7 7 जोड़ते रहते, आगे अपना संख्या में मिलती रहती। अब दोस्तों लास्ट वाली संख्या हमें पता करनी है कि लास्ट संख्या कौन सी इसमें 3 का भाग जाता है, तो हमें पता है कि 99 में जाता है, 99 ऐसे कैसे। अब यहाँ पर ये संख्या ज्ञात करने की पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि पदों की संख्या ही तो दोस्तों यही बताता है कि यहाँ पर कितनी संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है दोस्तों 99, और अंतिम पद को हम दोस्तों an से लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर 99। अब दोस्तों ये तो दोस्तों ये हो गया 12। अब आप बोलोगे सर एपी कैसे है, क्योंकि देखो दोस्तों 3 3 3 जोड़ रहे सभी में, इसलिए दोस्तों ये क्या है, एपी है। अब a का मान पता है, d का मान पता है, केवल हमें यहाँ पर दोस्तों n का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों n का मान यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, n का मान डायरेक्ट 30 निकाला है। तो इसका मतलब 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की जो संख्या दोस्तों टोटल कितनी है दोस्तों 30 है। अब नेक्स्ट उदाहरण क्या दे रखा है दोस्तों, उदाहरण संख्या 8 देखिए। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि एपी दे रखी है और अंतिम पद से प्रथम पद की और 11 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों एपी हमें दे रखी, देखिए दोस्तों 10 7 4 और लास्ट में हमें एक संख्या दे दी माइनस का 62। अब हमें बोला अंतिम पद से, यानी कि अब यहां से हमें 11 पद निकालना है प्रथम पद की ओर। प्रथम पद दोस्तों हैं 10 है। तो इसका मतलब हमें जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम से अंत से हमें कोई भी पद निकालना है, तो दोस्तों एक सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों देखिए सूत्र मैं लिख रहा हूं, अंत से nवा पद ज्ञात करने का दोस्तों एक सूत्र है हमारे पास, वो है दोस्तों l माइनस n माइनस 1 गुणा में d। l हमें पता है कि दोस्तों क्या होता है, ये अंतिम पद होता है, और n हमें पता ही है दोस्तों पदों की संख्या जो हमें ज्ञात करना, nवा पद ज्ञात करना, वहां पर n रख देंगे। d दोस्तों पता ही है हमें सार अंतर होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें d का मान लिख देते हैं a का और l का। तो देखिए दोस्तों a का मान तो है दोस्तों 10, अब ये जो है l का मान दोस्तों माइनस का 62। अब d कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं d तो होता है दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, तो d दोस्तों हो गया 4 में से 7 गई, यानी कि माइनस के 3। अब इस सूत्र में दोस्तों रख देते हैं, देखिए क्या आता है आइए देखते हैं। l की जगह दोस्तों रखा माइनस का 62, माइनस n की जगह दोस्तों रखा हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, अंतिम से अंत से हमें दोस्तों 11 पद ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों n की जगह क्या रखेंगे 11 रखेंगे। तो 11 माइनस 1 गुणा में d का मान दोस्तों आया माइनस 3। अब दोस्तों माइनस 62 माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर 10 है, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 3 दोस्तों किया तो प्लस का 3 हो गया, यानी कि माइनस 62 प्लस 30 किया तो दोस्तों आता है ये माइनस का 32। यानी कि अंत से प्रथम पद की और 11 जो पद होगा दोस्तों वो होगा माइनस का 32 हो जाएगा दोस्तों। ये सूत्र आप दिमाग में रखना, आपके अंतिम पद से जो भी आंधा पद पूछा जाए ये सूत्र से आपके कभी गड़बड़ नहीं होगी। अब दोस्तों उदाहरण संख्या 9 देख लेते हैं।
इस उदाहरण के अंदर हमें दे रखा है कि रुपये 10,000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है और यहाँ पर हमें बोला कि ज्ञात कीजिए क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो क्या इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित हमें करना है। यानी कि दोस्तों हमें जो 1000 रुपए दे रखे हैं हम जानते हैं वो होता है पी यानी दोस्तों होता है मूलधन, यानी मूलधन दे रखा है दोस्तों 1000 रुपए। 8% दे रखा है वो दोस्तों दे रखा है दर, यानी आर का मान दे रखा है दोस्तों 8%। अब हमें देखना है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में यानी समय एक बार टी बराबर 1 वर्ष लेंगे, कभी 2 वर्ष लेंगे, कभी 3 वर्ष लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, अलग अलग वर्ष के लिए अलग निकालेंगे। हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ये एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते। हम जानते हैं साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है यानी कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसका सूत्र दोस्तों होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। सभी मान यहाँ रखेंगे, पहले एक वर्ष के लिए निकालेंगे अगर तो एक वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पर सूत्र दे रखा है और एक वर्ष के लिए अगर निकालते हैं तो दोस्तों P की जगह 1000, आर की जगह 8 और टी की जगह 1 बटा में 100 ऐसे कैसे, तो दोस्तों आ गया 80। अगर दूसरे वर्ष के लिए निकालना है तो टी की जगह केवल 2 रखना है, पी तो वो का वही रहेगा और आर भी वो का वो रहेगा, बट्टा में 100 फिक्स है, तो ये हो गया दोस्तों 160। तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे और दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों 40। इस प्रकार दोस्तों देखिए 80 पहले वर्ष के लिए 80, फिर दूसरे वर्ष के लिए 160 रुपए, तीसरे वर्ष के लिए 240 रुपए, ये सब साधारण ब्याज बन रहे हैं। आगे ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। अब हमें देखना है कि क्या ये एपी है, तो आप देख रहे दोस्तों सभी के अंदर क्या बन रहा है 80 जोड़ रहे हैं। यहाँ फिर अपन तो जानते हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे में से पहला पद घटाए तो भी 80, इसमें से ये घटाए तो भी 80, तो ऐसे समान अंतर आ रहा है। इसका हम बोलेंगे ये दोस्तों क्या है एपी है। अब एपी है तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, यानी कि 30 वर्ष पश्चात इसका ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें ज्ञात करना दोस्तों ए 30 का मान ज्ञात करना है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और ए 30 का मान हम आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो उदाहरण दोस्तों उदाहरण संख्या 7 लिखा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाबों के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाबों के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत सारी पंक्तियां ऐसे बनी हुई हैं और यहाँ पर जो है गुलाबों की संख्या को रोपा गया, गुलाबों के पौधों को लगाया गया। तो ऐसे जो पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21 है, फिर तीसरी में दोस्तों लगा रखे हैं 19, ऐसे चल रहा है आगे। लास्ट की जो पंक्ति है दोस्तों उसके अंदर 5 गुलाब के पौधे, तो इन्होंने बताया कि ये पौधों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, वैसे ये देखना है कि क्या ये एपी बना रहे क्या नहीं बना रहे। तो 2 पदों को क्रमांक घटा दो, 30 में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो हमें पता चल रहा है कि दोस्तों इनका अंतर -2, 19 में से -21 किया तो भी -2, इसका मतलब सार अंतर समान आ रहा है -2, इसका मतलब दोस्तों ये एपी है। एपी है तो हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, एन ही तो ज्ञात करना है। एन ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, अंतिम पद हमें दे रखा है 5, यानी कि ए एन का मान दे रखा है 5, ए बराबर हमें पता है और डी बराबर हमने आराम से निकाल दिया। तो ए एन की जगह फॉर्मूला लगाएंगे और एन का मान दोस्तों आराम से हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार हम एन का मान 10 आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों उदाहरण संख्या 11 दे रखा है, एपी दे रखी है और प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कुछ नहीं दोस्तों इसके अंदर तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। एपी दे रखी तो इसका प्रथम पद 8 आ गया, सार अंतर दोस्तों इसमें से ये घटाया, 3 में से 8 गया तो दोस्तों -5 आ गया। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर 22, और एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों n/2 2a + n-1 इंटू डी। कभी कभी s भी लिखते हैं और कभी कभार हम SN से भी लिखते हैं, इसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे, कोई भी आप ऐसे कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे अपने मन में, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, सब मान रख दीजिए, a की जगह n की जगह d की जगह, तो हमें दोस्तों डायरेक्ट 22 पदों का योग मिल जाएगा। n की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, 22 रखेंगे, और हमें दोस्तों ये मिल गया -979, यानी कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग दोस्तों हो गया -979, या अर्थात दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S22 बराबर -979। अब दोस्तों आगे वाला जो उदाहरण है वो दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद निकालिए। प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है दोस्तों,
यानी कि S14 दे रखा है 1050 और हमें इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि प्रथम पद को हम A से लिखते हैं दोस्तों या S1 से भी लिखते हैं, हमें पता है। तो प्रथम पद देख रहा है दोस्तों 10, हमें निकालना 20वां पद यानी कि A 20वां पद निकालना है। अब दोस्तों क्या करेंगे हमें कुछ नहीं करना है, Sn दे रखा है तो Sn का फॉर्मूला लगाओ। n की जगह दोस्तों देखो यहाँ पर 14 लिखा है तो 14 रखेंगे और Sn का मान देखो दोस्तों ऐसे कैसे, n की जगह 14, A की जगह A का मान, D की जगह D का मान। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि D का मान हमें पता नहीं है तो D का D ही रहने देंगे। तो देखिए दोस्तों D का D रहने दिया, D का मान यहाँ इस सूत्र से इस समीकरण से हम आराम से निकाल देंगे। तो D का मान दोस्तों 10 आ गया। तो A का मान हमें पता है दोस्तों 10, अब D का मान हमें पता चल गया दोस्तों, ये भी दोस्तों 10। अब A और D पता है तो 20वां पद पूछो चाहे 1000वां पद पूछो आराम से हम निकाल सकते हैं। an बराबर दोस्तों होता है A प्लस n-1 गुणा में D। n की जगह दोस्तों 20 रख देंगे तो हमें A 20 का फॉर्मूला मिल जाएगा। A की जगह दोस्तों 10 प्लस यहाँ पर 20 में से 1 गया तो दोस्तों हो गया 19 इंटू वापस 10, तो दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों 200, यानी 20वां पद दोस्तों क्या हो गया 200 हो गया। अब नेक्स्ट जो उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण संख्या 13, वो क्या दे रखा है, AP दे रखी है, फिर बोला है कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग जो है 78 हो जाए। कितने पद यानी कि n का मान ज्ञात करना है, इनका योग दे रखा है यानी कि Sn दे रखा है दोस्तों 78, AP दे रखी है तो इसका प्रथम पद भी हमें पता है दोस्तों 24 और सार अंतर हमें पता है, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे यानी कि D बराबर दोस्तों 21 माइनस 24 किया तो ये आ गया दोस्तों -3। सब कुछ दे रखा है दोस्तों, सब मान रखने अपने सूत्र में। Sn का सूत्र लगाया, Sn का मान Sn की जगह, उसके बाद दोस्तों ये बन गया और इसको थोड़ा सॉल्व किया तो दोस्तों ये बन गया। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, 78 देखिए दोस्तों ऐसे लिखा है 78 बराबर n/2 51 माइनस 3n, कोई कट्टा पिटता नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा ही करना पड़ेगा, वज्र गुणा। तो 78 का गुणा 2 से किया तो दोस्तों 156, फिर दोस्तों यहाँ पर बचा n कोष्टक 51 माइनस 3n। अब वापिस इधर कोष्टक खोलेंगे तो दोस्तों क्या होगा 156 ऐसे कैसे 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये तो द्विघात समीकरण बन गई, सभी को पहले इधर लेकर आएंगे तो 3n स्क्वायर को इधर लेकर आया तो दोस्तों ये क्या बनेगा 3n स्क्वायर, फिर n वाले को लिखेंगे तो दोस्तों प्लस का 51 इधर आया तो माइनस 51n, फिर इधर दोस्तों प्लस 156 पहले से इधर ही है तो प्लस का प्लस बराबर में अब सब कुछ इधर लेकर आ गया तो दोस्तों इधर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझ में आ रही है कि इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कुछ 3 तीनों में कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लिया दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ये 3 जो है बाहर हैं इधर भेजेंगे तो 0 के नीचे जाएगा भाग में तो अगेन 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर हो गया दोस्तों 0। अब यहाँ पर आप श्रीधराचार्य सूत्र से करो चाहे आप गुणनखंड विधि से करो, n का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर श्रीधराचार्य का करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर n का मान या तो 4 आएगा या फिर दोस्तों आ जाएगा 13। अब इसको थोड़ा सॉल्व आप खुद कर सकते हैं, आप देखेंगे क्या ये दोनों के दोनों मान संभव हैं, बिल्कुल संभव है तो लेंगे, संभव नहीं है तो उसको मना करेंगे। तो आप देख रहे दोस्तों कोई भी n का मान ना तो नेगेटिव है ना कोई भिन्न है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n का मान या तो 4 होगा या फिर दोस्तों n का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट उदाहरण है वो हमें दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है, आपको योग करना है। अब योग करने के लिए दोस्तों Sn का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर केवल इतना लिखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या लेनी है। तो देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट कहाँ तक 1000 तक योग करना है। 1 से लगाकर कहाँ से दोस्तों 1000 तक इन सभी संख्याओं का योग करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी मर्जी है, Sn का फॉर्मूला 2 है आपके पास, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा में d, या फिर दोस्तों हमारे पास एक और सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। दोनों में से कोई भी आप एक सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंतिम पद आपको दे रखा है 1000 तो ये वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों। n की जगह क्यों रखेंगे 1000, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 1000 है, इसलिए यहाँ पर n की जगह 1000 रखेंगे और हमारा दोस्तों आंसर आराम से मिल जाएगा। अर्थात प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग दोस्तों 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो दोस्तों 1 से लगाकर n रख देते हैं, ऐसे कैसे, n हमें पता नहीं है, कहने का मतलब अब
n तक ही पूछा है, यानी कि n की जगह n ही रखेंगे, n का मान ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। इसने डायरेक्ट बोला है कि n धनात्मक पूर्णांक जो है उनका योग कितना होगा, यानी कि n की जगह दोस्तों n ही रखना है। अब देखिए दोस्तों अंतिम पद दोस्तों क्या है, n है, तो l की जगह दोस्तों n रखेंगे इस सूत्र के अंदर। यहाँ पर Sn बराबर दोस्तों n बटा 2 a प्लस l। अब n धनात्मक पूर्णांक यानी पदों की संख्या दोस्तों कितनी n, तो Sn का Sn रखेंगे, पदों की संख्या n ही है तो n बटा 2। a प्रथम पद कितना दोस्तों, प्रथम पद तो 1 है, और अंतिम पद कितना दोस्तों n ही है। अब थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2, इसको थोड़ा n पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आएगा, कि प्रथम धन पूर्णांकों का योग जो होता है दोस्तों Sn बराबर n कोष्टक n प्लस 1 बटा में 2 होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो उदाहरण है वो दे रखा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद हमें दे रखा है दोस्तों ये an बराबर a प्लस 3n, यानी कि दोस्तों an हमें दे रखा है 3 प्लस 2n, लेकिन यहाँ पर प्रथम पद दूसरा पद कुछ भी नहीं दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। n की जगह दोस्तों अगर हम 1 रख देते हैं तो हमें a1 मिल जाएगा, a1 का मतलब दोस्तों प्रथम पद। तो देखिए दोस्तों 3 प्लस n की जगह दोस्तों 1 रख देते हैं, इनके बीच गुणा का निशान होता है इसलिए गुणा लगा दिया, इनको सॉल्व किया तो दोस्तों आ गया 5। n की जगह दोस्तों 2 रखेंगे यहाँ पर तो a2 होगा। फिर देखिए दोस्तों 3 प्लस n की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 7। इसी प्रकार दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है क्या ये AP है कि नहीं है, तो देखिए दोस्तों AP आराम से बन जाएगी, AP तो है तभी तो हम ये सब निकाल पा रहे हैं। an का हमें दे रखा है तो आगे n की जगह 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो मान मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर आराम से हम सारांश देख सकते हैं, कोई भी 2 पदों को घटाओ, प्रथम पद हमारे पास है a1 वो भी है, तो अब हमें निकालना 24 पदों का योग। तो 24 पदों का योग के लिए कुछ नहीं करना है, n की जगह दोस्तों क्या रख देंगे यहाँ पर 24 रख देंगे, और सूत्र हमारे पास है ऑलरेडी ये वाला n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर रखेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 672 आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल जो इस प्रश्न वाले का उदाहरण है वो है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर आपको समझना होगा क्या AP है कि नहीं। AP की बात कर रहे हैं, परीक्षा में तो हमारे क्या होगा कि सभी के सभी क्वेश्चन साथ में आएंगे तो पता नहीं चलेगा AP का है कौन सी प्रश्नावली का। तो लेकिन ये पैटर्न आपको पकड़ना है कि तीसरे वर्ष का दे रखा है, फिर 7वें वर्ष का दे रखा है, यानी कि AP की ही बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों तीसरे वर्ष में 600 है, यानी कि हम तीसरा पद ऐसे मान सकते हैं कि दोस्तों 600 है। 7वें वर्ष में 700 यानी कि 7 मान सकते हैं दोस्तों 700 है। फिर आगे क्या लिखा है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। साफ साफ दे रखा है दोस्तों निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। अब निश्चित संख्या में वृद्धि होती है यानी कि निश्चित संख्या आप जोड़ते हैं तो दोस्तों वो पक्का AP ही होता है, समान श्रेणी ही होता है। इसके बाद दोस्तों हमें ज्ञात करना प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी कि A1 प्रथम पद ज्ञात करना है। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि A10 का मान। फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन का दोस्तों योग करना है, कितने वर्षों में 7, n की जगह दोस्तों 7 रख देंगे, यानी A1 ज्ञात करना दोस्तों, A10 ज्ञात करना है और S7 ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए A3 का सूत्र हमें पता है, A7 का हमें सूत्र पता है, n की जगह रखेंगे तो समीकरण 1 मिलेगी, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो हमें A और D के दोस्तों मान मिलेंगे। A और D के मान मिलेंगे तो प्रथम पद तो दोस्तों यही तो होता है, तो वो दोस्तों ये बराबर आ जाएगा 550। दूसरा हमें दे रखा है 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना, यानी कि दोस्तों n की जगह 10 रखेंगे तो ये हमारे पास A10 आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है तीसरे क्वेश्चन में 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ, यानी कि S7 ज्ञात करना है। तो n की जगह 7 रखेंगे, S7 के सूत्र में सब वैल्यू रखेंगे और हमारे पास इसका दोस्तों आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्रश्न वाले को कंप्लीट किया। आपको अगर इस वीडियो में बहुत ही मजा आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।